हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 6 of your NCERT book titled as Application of Derivatives. So, we were studying the chapter number 6, that is Applications of Derivatives. And in this chapter we had studied two applications. वो दो applications थी बच्चों, rate change of a quantity और increasing and decreasing functions. फाइन. और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर शुरू किया था एक नया एप्लीकेशन, दैट वाज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये हम बच्चों प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे. और इस सेक्शन का सिर्फ एक सब सेक्शन विच वॉज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स वो रह गया था. सो आज हम बच्चों उसी को डिस्कस करेंगे. वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट्स अ स्मॉल टॉपिक. ओके, सो दैट विल फिनिश विद इन द अपकमिंग 10 मिनट्स. और उसके बाद बच्चों हम शुरू करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट अंडर दिस चैप्टर विच इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा. अप्रॉक्सीमेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. देखो, रेट ऑफ अ रिएक्शन भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट इट वाज वेरी वेरी सिंपल. और उसके क्वेश्चंस भी आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर. सो दैट वाज द रीज़न आई टॉट यू दैट चैप्टर. इट वाज अ वेरी स्मॉल सेक्शन. ओके, सो अप्रॉक्सीमेशंस और रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये दो सेक्शंस इस चैप्टर के आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं. ओके, सो हम इस लेक्चर के अंदर ही बच्चों स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को. सो बी अटेंटिव. फर्स्ट 10 मिनट्स वील बी स्टडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, एंड आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग दी ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स. मतलब क्या होता है ऑर्थोगोनैलिटी का? ऑर्थोगोनल समझ लो पहले. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल मीन्स, ऑर्थोगोनल इज़ अ वर्ड विच टेल्स यू दैट टू कर्व्स और टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट x equal to y square and xy equal to k are orthogonal if 8k square is equal to 1. तो आप इस क्वेश्चन से क्या समझोगे? ओके, दैट आई हैड टॉट यू ओवर एयर कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है. ऑर्थोगोनल एक्चुअली मीन्स कि ये जो दो कर्व्स हैं ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. उसको हम बच्चों बोलते हैं ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल एक बहुत ही बेसिक सा टर्म है ज्योमेट्री के अंदर. अगर आपको याद हो तो ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा बच्चों ऑर्थो सेंटर के बारे में. ओके, क्लास 12 से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए दैट द पॉइंट एट विच द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर. तो ऑर्थो सेंटर हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मीटिंग पॉइंट है किन लाइंस का? एल्टीट्यूड्स का. एंड एल्टीट्यूड्स आर लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन. लेट मी शो यू. ये बहुत ही बेसिक सी बात है, यू वुड स्टडी इन योर 7th और 8th क्लास, कि ये होता है बच्चों एक एल्टीट्यूड, अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द करस्पॉन्डिंग बेस. ओके, सो दी पॉइंट्स वेयर ऑल दी एल्टीट्यूड मीट, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? ऑर्थो सेंटर. ओके, दैट इज़ द पॉइंट वेयर दी 90 डिग्री एंगल्स मेकिंग लाइन्स मीट, दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द बेस और अदर लाइन्स. ठीक है, नाउ आई होप कि आपको अब टेक्स्ट अच्छे से दिख रहा होगा. पहले शायद मेरी हैंड की शेडो टेक्स्ट के ऊपर आ रही थी, ड्यू टू विच the camera was not able to focus on the text, but now it's fine.
सो लेट अस बिगिन एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे प्रूव करते हो कि दो कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं. ओके, वो यहाँ पर चाहे तो यूज़ कर सकता है वर्ड ऑर्थोगोनल या फिर ही कैन यूज़ द वर्ड राइट एंगल. ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है और ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है और इनका सबका करने का एक कॉमन तरीका है बाय विच यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो आप पहले ध्यान से पढ़ो, आपको कुछ प्रूव करना है. यू नीड टू प्रूव समथिंग फॉर टू कर्व्स. एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व है आपके पास एक्स वाई इक्वल टू के, एंड दे आर ऑर्थोगोनल, दैट इज दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स. इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसने आपको एक कंडीशन दी है. सो अगर वो आपको कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है. ओके, सो वो हमें पता चल जाएगा व्हेन वील do the question, we'll come to know that where actually we need to use this condition that he had given us in the question. So बच्चों, now we are starting to solve this question, so be attentive. Okay, so आपने वर्ड देखा ऑर्थोगोनल, तो आपके माइंड में जो पहली चीज़ क्लिक करनी चाहिए वो ये है कि अगर दो लाइंस आपस में ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर होती हैं, इफ़ दे आर परपेंडिकुलर दैट इज़ दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन वी नो अ रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप इज़ कि जो इस लाइन का स्लोप होगा, लेट मी से इस लाइन का स्लोप आपके पास m1 है और जो इस लाइन का स्लोप होगा, लेट मी से द स्लोप इज़ m2. सो m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो -1 होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. किसी भी पॉइंट पर अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो वहाँ पर उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है. ये बात आपको इमीडिएटली यहाँ पर क्लिक करनी चाहिए वेन एवर यू सी द वर्ड ऑर्थोगोनल और राइट एंगल और परपेंडिकुलर. इज दिस क्लियर टू यू? सो ये बात आपको बच्चों क्लिक कर गई. जब ये आपको समझ में आ गया तो आपको पता चला कि हमें स्लोप निकालना पड़ेगा इन दोनों कर्व्स का एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, स्लोप्स निकालेंगे इस वाले कर्व का और इस वाले कर्व का. स्लोप निकालना आपको अच्छे से आता है. कैसे निकालते हैं हम? डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं स्लोप को, दैट इज़ dy/dx. और ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, दे गेट कन्फ्यूज. वो सोचते हैं कि हमारे पास अगर किसी लाइन की इक्वेशन गिवन है, ओके, वो समझते हैं कि लाइन की इक्वेशन है और वो फॉर्मूला लगाते हैं y = mx+c वाला. बट बच्चों रिमेंबर, ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. जबकि ये क्या है, दे आर कर्व्स. आपको नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है. सो यू कैन नॉट रिलेट दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. दैट इज़ रॉन्ग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि वो सोचते हैं कि सर हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है जहाँ पर y भी है x भी है, y भी है x भी है, तो क्यों ना इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल लिया जाए स्लोप. तो वो गलत होता है क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जबकि हमें ये नहीं मालूम कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर कोई कर्व है. ओके, बट आपको गिवन है कि ये कर्व्स ही हैं. फाइन. सो दिस इज़ द रॉन्ग मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. So the method that we know to calculate the value of slope of a line is slope of the tangent at a particular point is dy/dx. यानी कि हमें निकालना है बच्चों dy/dx इस वाले कर्व के लिए और इस वाले कर्व के लिए. ओके, सो लेट मी से x = y² is my curve number 1 और लेट मी से C1 से इसको मैं डिनोट करूँगा एंड xy = k. ये मेरे पास है मेरा कर्व नंबर 2 जिसको मैं बच्चों C2 से डिनोट करूँगा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफरेंशिएट द कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2. सो लेट्स डिफरेंशिएट. तो x को करोगे तो 1 आ जाएगा बच्चों. लिख देते हैं पहले ऊपर डिफरेंशिएटिंग C1. सो x को किया तो 1 आ गया आपके पास, इक्वल टू जब आप y² को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले डिफरेंशिएट करोगे पावर रूल लगा करके 2 को. सो क्या होगा 2y इनटू, अब आप करोगे y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dy/dx. अब क्योंकि आपको स्लोप निकालना है यानी कि dy/dx निकालना है,
सो इस 2y को उधर ले जाओ तो आप लिख सकते हो कि dy/dx की वैल्यू आपके पास बच्चों 1/2y हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये आपने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया है स्लोप ऑफ दिस कर्व का। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट्स कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस एज वेल। सो डिफरेंशिएटिंग C2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पर लगेगा बच्चों प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफरेंशिएट x, तो हो जाएगा y प्लस, अब डिफरेंशिएट करते हैं y को तो वो होगा x इंटू dy/dx, और k एक कांस्टेंट है तो k का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर dy/dx क्या आएगा आपके पास, dy/dx आएगा -y/x। ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब ये x को हम इधर लेके जाएंगे इक्वेशन की, सो इट विल गो इनटू डिवाइड, सो माइनस ऑफ y/x। सो आपके पास बच्चों दोनों कर्व का स्लोप आ चुका है। यू हैड गॉट द स्लोप ऑफ कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बट वेट अ मिनट, आप रिकॉल करो कि जो स्लोप होता है ये dy/dx, ये स्लोप होता किसका है, ये स्लोप होता है किसी भी कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है। dy/dx किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो बनने वाली टेंजेंट होती है उसका स्लोप होता है। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो बच्चों ये जो आपके पास स्लोप आया है 1/2y, यहाँ पर आपको चाहिए इस पॉइंट की एक्चुअल वैल्यू x, y, ताकि आप एक्चुअल स्लोप निकाल पाओ उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस टेंजेंट का जहाँ पर ये टेंजेंट इस कर्व को टच कर रही है। यानी कि आपको बच्चों अभी x और y की वैल्यू चाहिए, आपको अभी आपके x और y की वैल्यू चाहिए टू कैलकुलेट द स्लोप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये जो स्लोप है ये इस कर्व का है ही नहीं, ये इस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बनी है उसका स्लोप है dy/dx। तो हमें वो पॉइंट निकालना होगा ताकि हम एक्चुअल स्लोप निकाल पाएँ उन दो लाइंस का, उन दो कर्व्स के टेंजेंट्स का। लेट मी शो यू द एक्चुअल सिचुएशन। देखो एक कर्व है बच्चों ये x = y², तो मैंने मान लिया ये मेरे पास वही वाला कर्व है। एक कर्व आपके पास अभी और है xy = k, तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास xy = k वाला कर्व है। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो टेंजेंट बननी है वो कुछ इस तरह से है। तो आपसे एग्जामिनर ने कहा है कि प्रूव करो कि जो दो टेंजेंट्स बनी है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो देखो ध्यान से, तो ये दोनों जो कर्व्स हैं ये किसी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें उस पॉइंट पर दिखाना है कि ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो हम जनरली शो नहीं कर सकते कि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, नहीं, हमें इस पॉइंट पर निकालना है कि इस पॉइंट पर जो एंगल है बिटवीन दिस लाइन टेंजेंट एट दिस कर्व एंड टेंजेंट एट दिस कर्व, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम निकालेंगे बच्चों वो पॉइंट। तो पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, आपको एग्जामिनर ने एक कंडीशन दे रखी है, इफ़ 8k² = 1, तो इसी को हमने यूज़ करना है पॉइंट निकालने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट 8k² की वैल्यू 1 है। अब ध्यान से देखना कि कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होगा x, y और k के बीच में। तो आपको यहाँ से दिख गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड k, और k की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, k² = 1/8। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ k। तो ध्यान से देखना, आपको दे रखा है x = y², कि आप x को y² के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो आप लिख सकते हो कि जब हमने सॉल्व किया C1 एंड C2 को, तो हमने देखा कि भाई x की वैल्यू y² के बराबर है, तो हमने इस वाली इक्वेशन के अंदर x के प्लेस पर y² पुट कर दिया। तो y² × y क्या होगा, y³, तो y³ = k आ गया, y³ बराबर k आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k⁻⁴ k का क्यूब रूट, k⁻⁴ इज दिस क्लियर टू यू? तो आपके पास बच्चों y कोऑर्डिनेट आ चुका है, आपको x निकालना है। सो हमने अभी देखा था ऊपर कि x की वैल्यू y² के बराबर है,
C1 के हिसाब से जो x है वो y स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो अगर आपको y मालूम है तो आप उस y का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, k की पावर 2/3, इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि x क्या था, y का स्क्वायर था। सो k 2/3। तो आपके पास आपका पॉइंट आ चुका है। लेट मी से द पॉइंट इज P, जिस पॉइंट पर दोनों आपस में ये टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज P। सो जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, दैट इज k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। सो आपके पास अब पॉइंट्स भी आ चुके हैं। सो आइए इन पॉइंट्स को इन स्लोप्स के अंदर पुट कर देते हैं और फिर दिखा देते हैं कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है। सो लेट मी से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ यू कैन very simply say that substituting values of point P in 1 and 2. So let me say जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसका स्लोप m1 है जो बराबर है आपके 1/2y के। सो 1/2 y के प्लेस पर क्या आएगा, k 1/3 आएगा, k 1/3। और जो m2 है बच्चों वो किसके बराबर होगा, m2 बराबर होगा -y/x के, -y/x। तो y की वैल्यू क्या है 1/3 -k की पावर 1/3 अपॉन x की वैल्यू क्या है k की पावर 2/3। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई m1 इंटू m2। और अगर ये बच्चों -1 आता है तो आप प्रूफ कर दोगे कि हाँ जी दोनों लाइंस आपस में ये कर्व्स परपेंडिकुलर है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो m1 की वैल्यू है 1/2 k 1/3, m2 की वैल्यू है -k 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। सो यहाँ से देखो k 1/3 से k 1/3 कैंसिल हो गया, आपके पास अच्छा बच्चों k 2/3। सो k की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, ध्यान से देखो एक बार क्वेश्चन को, आपको गिवन था 8k² की वैल्यू 1 है तो k² की वैल्यू क्या होगी 1/8 होगी। यहाँ से k² की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/8 होगी। सो आपको पुट करना है k² की वैल्यू और उसका क्यूब रूट लेना है, k² का क्यूब रूट आपको लेना है। सो लेट अस डू दिस आउट। ये -1/2 एज इट इज़ आ गया इनटू 1 k² की वैल्यू थी बच्चों 1/8, फाइन। इसका आपको लेना है क्यूब रूट 1/3। सो आपको अच्छे से मालूम है कि 8 क्या होता है, 8 होता है बच्चों 2 का क्यूब, 8 इज़ एक्चुअली 2 क्यूब। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो अब ये क्यूब इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा और जो आपके पास ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है ये ऊपर पहुँच जाएगा। सो दैट इज़ इक्वल टू -12 इंटू 2, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 1/2 था तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा। सो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया बच्चों m1 इंटू m2 इज़ -1। सो बच्चों अगर आपके पास आ गया है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 तो आप लिख सकते हो दैट सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 सो कर्व्स आर ऑर्थोगोनल और कट एट राइट एंगल टू ईच अदर। दैट्स इट, यहाँ पर आपका आंसर बच्चों ख़त्म हो जाता है। सो देखो ओवर हेयर आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू यू ईच एंड एवरीथिंग, सो बहुत टाइम लग गया बट ये क्वेश्चन इतना लेंथी है ही नहीं। देखो वेन एवर आई टेल यू अ क्वेश्चन आई टेल यू इन अ वे कि जिस तरह से आपको एग्जाम में करना होता है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट लर्निंग स्टेप्स कि हमने कैसे प्रोसीड करना है, बल्कि हमें ये सीखना है सिचुएशन में आकर के कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे माइंड में कैसे क्लिक करे, वो आपको सीखना होता है मैथमेटिक्स में, ताकि आप एक क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाओ उसके जैसा बल्कि कई सारे क्वेश्चन उसके टाइप के सॉल्व कर पाओ। दैट इज़ द रीज़न दैट आई गो डीप इनटू सम ऑफ द थिंग्स। जैसे कि एक कर्व था कि आप समझ पाओ, बच्चे गलती करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर कहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। तो आपको ये बात समझनी होगी कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअली में। ओके, सो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा भी देता है तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो दैट इज़ द रीज़न दैट इट टेक्स अ क्वाइट लॉट ऑफ टाइम व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, बट एक्चुअली में जब आप इसको सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स का क्वेश्चन होता है अगर आपको सब कुछ मालूम है तो।
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। देखो मेजर स्टेप्स इसके अंदर क्या क्या थे, स्लोप निकालना था, फिर ये पॉइंट निकालना था, पॉइंट को पुट करना था वैल्यूज़ के अंदर, m1 में m2 में सॉल्व करना था, -1 आया एंड दैट्स इट योर आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, सो दैट्स ऑल बच्चों रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स अंडर द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फॉर योर क्लास 12th। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले सेक्शन पर इस चैप्टर के, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसके अंदर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो टेस्ट आप कह लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो आज के इस लेक्चर में आपको हम करवाएंगे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टेस्ट है, आपको ये आना चाहिए। ओके, अगर आपको ये टेस्ट मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमा और मिनिमा के। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टेस्ट आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, और इस टॉपिक के अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है। सो बच्चों जैसे कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है। सो अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, लेट मी से f(x) इज इक्वल टू sin x, ये मैंने आपको फंक्शन दिया और डोमेन दे दी मैंने आपको बच्चों 0 से लेकर के 2π तक। ठीक है, सो मैं आपसे कहूँ प्लॉट दिस कर्व, तो आप इसको बहुत ही सिंपली बच्चों प्लॉट कर दोगे। दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज ओनली π, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये आपके सामने हमने इंटरवल्स प्लॉट कर दिए हैं इस फंक्शन के लिए। सो आप कैसे प्लॉट करते हो इस ग्राफ को, ऐसे प्लॉट करते हो कुछ। ओके, सो दिस इज एक्चुअली दी ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। सो बच्चों ध्यान से देखो, तो इस पूरे फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम वैल्यू है। आई होप यू कुड रियलाइज दिस कि इस फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक मिनिमम वैल्यू है इन दिस इंटरवल 0 से लेकर 2π तक। सो बच्चों इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमा, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं बच्चों मिनिमा। ओके, यानी कि हमारे पास अगर कोई भी कर्व है, सो उस कर्व की कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है। सो अगर हमें वो वैल्यूज़ निकालनी है, ओके, तो यहाँ तो हमें ग्राफ याद था कि भाई ये +1 होती है और ये -1 होती है, ये फंक्शन तो मैं अच्छे से मालूम था। सो वी हैड ड्रॉन दी कर्व एंड आई हैड टोल्ड यू कि इसका +1 मैक्सिमा है और -1 इसका मिनिमा है। बट मान लेते हैं आपके पास कोई डिफ़िकल्ट सा कर्व आता है, फॉर एग्जांपल लेट मी से आपके पास एक फंक्शन में दे दूँ लाइक x³ - 6x² + 9x + 15। सो बच्चों अब ना ही आपको इसका ग्राफ याद होगा और ना ही ये पता होगा कि इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू है, क्या मिनिमम वैल्यू है। ओके, सो फॉर सच फंक्शंस, ओके, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सो आप उसको कैसे निकालते हो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपसे कोई क्यों कहेगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू निकालो या मिनिमम वैल्यू निकालो, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मान लेते हैं ये जो फंक्शन है ये प्रॉफिट का फंक्शन है, कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस के अंदर ये जो फंक्शन है ये आपके प्रॉफिट को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, दिस इज़ योर प्रॉफिट फंक्शन, और जो ये x है ये x डिनोट कर रहा है दी, लेट मी से कि आपका कोई बिज़नेस है जिसके अंदर आप बुक्स को मैन्युफैक्चर करते हो। ओके, सो ये जो x है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स को। सो आप क्या करते हो, यू कैलकुलेट दी मैक्सिमम और यू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ x एच विट योर p इज़ मैक्सिमम, कि आप भाई वो वैल्यू निकालते हो x की जो आपको प्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट योर प्रॉफिट बिकम्स मैक्सिमम। ओके, कि आप इसको चाहे तो लॉस अगर आपको हो रहा है तो आपको अपनी चीज़ को कितना मिनिमाइज़ करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेलिंग अ सब्सटेंस को आपको कितना डिस्काउंट देना चाहिए सो दैट स्टिल योर प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, वो सब आप डिटरमाइन करने के लिए ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को निकालते हो।
So that is a real life application of this particular concept and it is used in various fields. So let us discuss कि आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा। तो बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करो, स्टेप नंबर 1 ये है बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको हम सिखा रहे हैं, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। स्टेप नंबर 1 आपका होता है कि आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएट द फंक्शन, दैट इज आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन की, इसको मैं y मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू ये सब कुछ, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। अब बात करें आपके स्टेप नंबर 2 की। सो इन स्टेप नंबर 2 व्हाट यू नीड टू डू इज दैट पुट डी वाई बाई डी एक्स एज 0 so that you could find the critical points and solve for critical points. This is your point step number 2. अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। सो स्टेप नंबर 3 में क्या है, मेक अ रियल लाइन, नंबर लाइन एंड मार्क डिफरेंट एक्स दैट यू हैड सॉल्व्ड ओवर हेयर। जब आपने डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट किया तो आपके पास एक्स की कुछ वैल्यूज़ आई होंगी, तो उन सारे को नंबर लाइन पर मार्क कर लो। दी स्टेप नंबर 4 इज दैट चेक और मार्क दी साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन ईच इंटरवल। मान लेते हैं कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स आए थे जब आपने डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट किया यहाँ पर और सॉल्व किया, तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए, 3 वैल्यूज़ आई एक्स की। लेट मी से x1 आई, एक x2 आई और एक x3 आई। तो आपने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, नंबर लाइन बनाई और उस पर x1 x2 x3 को मार्क कर दिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, जो भी आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी वहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर दो जो x1 से कम हो और चेक करो कि साइन क्या आया। मैंने मान लिया कि जब मैंने x1 से कम कोई वैल्यू पुट करी तो जो डी वाई बाई डी एक्स में साइन आया वो आया पॉजिटिव। जब मैंने x1 से बड़ी और x2 से छोटी कोई वैल्यू पुट करी डी वाई बाई डी एक्स में तो साइन आया मेरा नेगेटिव। मैं ऐसे ही मान रहा हूँ जनरल, ओके, यहाँ पर आया पॉजिटिव, यहाँ पर आया नेगेटिव। इस तरह से मेरे पास साइंस आ गए। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 4। सो बच्चों अब ध्यान से समझो कि ये प्लस माइनस क्या इंडिकेट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वैसे तो आप अगर ध्यान से देख लो सारे स्टेप अभी तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जो हम लगाते हैं वही वाले हैं, तो वही कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। हमें मालूम है कि अगर कहीं पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब होता है वहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वहाँ पर फंक्शन ऐसे करके बढ़ रहा है। नेगेटिव आता है तो मतलब क्या होता है, ऐसे करके कम हो रहा है। तो वही मतलब यहाँ पर भी है, जो प्लस माइनस हमने साइन बनाए हैं उनका मतलब यहाँ पर भी वही है जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर था। क्योंकि आप कंपेयर करो अभी तक के सारे स्टेप नंबर 4 तक सभी रिजेंबल कर रहे हैं टू दी स्टेप्स दैट आई हैड टॉट यू अंडर दी सेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि x1 से कम वैल्यू पर आपका जो फंक्शन है, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओवर हेयर, शायद आपको ना दिख रहा हो। सो दिस इज़ x1, दिस इज़ x2, दिस इज़ x3। तो अब समझो कि ये प्लस माइनस क्या दिखा रहा है। ये प्लस माइनस ये दिखा रहा है कि x1 से कम वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो लगातार बढ़ रहा था, बट जैसे ही हम x1 पर आए क्या हुआ, x1 के आगे जैसे ही हम गए वैसे ही हमारा फंक्शन घटना शुरू हो गया, नेगेटिव साइन आ गया। कब तक आया, x2 तक आया। चलो भाई x2 तक नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, हम यहाँ पर x2 तक पहुँच चुके हैं। अब x2 पर क्या कहा भाई, x2 के आगे जैसे ही हम जा रहे हैं वैसे ही फिर से साइन पॉजिटिव हो गया, तो चलो फिर पॉजिटिव कर लेते हैं। x3 तक पॉजिटिव रहा, बट x3 के आगे चलते ही क्या हुआ, फिर से हमारा साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो गया, कुछ इस तरह से हो गया। तो बच्चों ये ग्राफ है जिस भी मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये सब पॉइंट्स निकाले हैं और ये साइंस निकाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके सामने वो ग्राफ है। तो आपको इस ग्राफ का निकालना होता है मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये है कि जिस
पॉइंट पर, जिस वैल्यू ऑफ x पर आपका dy/dx का जो साइन है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है एक मैक्सिमा, चाहे वो x3 पर हो या फिर x1 पर हो। मैक्सिमम यहाँ पर भी है, मैक्सिमा यहाँ पर भी है, ओके। बट दोनों में एक फ़र्क है कि दोनों ही मैक्सिमम वैल्यूज़ तो हैं, बट इन दोनों को हम मिला करके बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं बच्चों लोकल मैक्सिमा। और जो इन दोनों में से बड़ा होगा, जो इन दोनों में वैल्यूज़ में से बड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये मेरा मैक्सिमा है, ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमा है। ये लोकल मैक्सिमा तो है, बट जो एक्चुअल मैक्सिमा है वो ये है, ये सबसे बड़ा मेरे पास ये है। आई होप यू विल गेट दैट। मतलब हमें क्या करना है, पहले तो ये पॉइंट्स निकालने हैं, ये पता लगाना है कि कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। वो पता लगाने के बाद आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी x1 और x3 रख करके अपने फंक्शन में रखो। x1 को अपने फंक्शन में रखो, चेक करो y की वैल्यू क्या आ रही है। x3 को अपने फंक्शन में रखो, चेक करो y की वैल्यू क्या आ रही है। अगर y की वैल्यू जिस भी x1 पर या फिर x3 पर बड़ी आती है, सो वही आपका मैक्सिमा होगा, ठीक है। यू कांट से कि x1 मैक्सिमा है, x3 भी मैक्सिमा है, ओके। दोनों लोकल मैक्सिमा है, बट जो मैक्सिमा वही होगा जहाँ पर y की वैल्यू बड़ी आ रही होगी। आई होप यू विल गेट दैट। मतलब ये है कि आप लास्ट में लिख सकते हो स्टेप नंबर 5 में, ओके। आप इसको और अच्छे समझोगे व्हेन आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल राइट नाउ जस्ट आफ्टर दिस, कि इफ़ एट x इक्वल टू x1 dy/dx changes from प्लस टू नेगेटिव, सो लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट, वहाँ पर लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर ये dy/dx चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लोकल मिनिमा एग्जिस्ट। वो तो शायद आपको ग्राफ से ही बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखो x2 पर क्या है, चीज़ कम होकर फिर बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर मिनिमा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस आपको यही करना होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना, और पॉइंट्स के बाद इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को चेक करना कि भाई पहले तो देखो कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, फिर जहाँ पर भी लोकल मैक्सिमा आ रहा है और आपसे पूछा गया है कि बताओ मैक्सिमा क्या होगा, तो पुट करो x1 को फंक्शन के अंदर, चेक करो y की वैल्यू क्या आ रही है। x3 को भी पुट करो, देखो y की वैल्यू क्या आ रही है। फिर जहाँ पर भी y की वैल्यू बड़ी आ रही होगी वही आपका मैक्सिमा होगा। सो let me try to show all of these 5 steps to you with the help of an example, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन बच्चों एक काम करते हैं, यही ले लेते हैं जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये वाला f(x) इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, और देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा वैल्यू इस फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी। तो क्वेश्चन हमारे पास वही है, दैट इज़ कि आपके पास हमने f(x) ले लिया है इस बार, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15, और आपसे कहा गया है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट कर दो। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग दैट इज dy/dx आपके पास क्या आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। दिस इज व्हाट यू हैड गॉट आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। आपको अच्छे से मालूम है स्टेप नंबर 2 वो क्या है कि पुट dy/dx एट 0। सो पुटिंग dy/dx बराबर 0। सो जब हमने इसके 0 पुट किया तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। 3 बार कॉमन ले लो। सो x² माइनस 4x प्लस 3 आपके पास बच गया। ये 3 देखो वहाँ जाएगा तो हट जाएगा, जब इस 3 को आप यहाँ पर लेकर के जाओगे सो इट विल गो ओवर देयर और 0 ही बन जाएगा। सो इस 3 को अभी भूल जाओ, ये 3 आपके किसी काम का नहीं है। सो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सो ध्यान से देखो, x² माइनस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। सो माइनस ऑफ 3 प्लस 1x प्लस 3, 3 1 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है। सो दैट वाज द रीज़न, बराबर 0। सो x² माइनस 3x
माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो x माइनस 3 माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 3 आ गई बच्चों और एक 1 आ गई. सो लेट्स प्लॉट these values of x on our number line. So 1 कहीं यहाँ पर होगा और 3 कहीं यहाँ पर होगा. अब आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आप dy/dx को चेक करते हो क्या वो पॉजिटिव है 1 से इधर और फिर 1 और 3 के बीच में और 3 से आगे. ओके, सो कोई भी वैल्यू पुट कर दो dy/dx में जो 1 से कम हो तो हम तो पुट करेंगे 0, क्योंकि उसको पुट करना आसान है. तो हम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं कहाँ पर, dy/dx में. तो यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया है, 3 एक कांस्टेंट है तो वो फ़र्क नहीं करेगा हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पर. तो मैं तो यहाँ पर पुट करूँगा 0 को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है +3 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई पॉजिटिव. एंड dy/dx हम पुट कर रहे हैं जब x की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं, यहाँ पर तो पॉजिटिव आ चुका है 1 से पहले. अब यहाँ पर लेते हैं तो हमने 2 नंबर ले लिया, 1 और 3 के बीच में 2 आता है तो हमने 2 ले लिया यहाँ पर. तो x इक्वल टू 2 जब आप पुट करोगे सो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3, तो आपको दिख रहा है -1 आ रहा है. सो यहाँ पर आया बच्चों नेगेटिव साइन. सो यहाँ पर आया नेगेटिव साइन. और अब आप देखोगे 3 से बड़ा कोई भी नंबर तो हम लेंगे x इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 16 प्लस 3, तो 3 आया, दैट इज़ पॉजिटिव. सो आपके पास बच्चों साइंस आए हैं प्लस माइनस प्लस. तो ये साइंस आते ही आपको पता चल गया कि 1 पर मेरा फंक्शन कुछ ऐसे करके हो रहा है, मतलब 1 से पहले तो बढ़ रहा था बट 1 पर आते ही कम होना शुरू हो गया, यानी कि जो मैक्सिमा होगा वो कहीं 1 पर होगा. ये तो आप समझ गए ये साइन देख करके. फिर आप 3 पर आए तो आपको पता चल गया कि 3 से पहले तो कम हो रहा था बट 3 पर आते ही बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि 3 पर होगा मेरा मिनिमा. तो इसके आगे आप क्या करते हो, लास्ट स्टेप जो आपका है उसके अंदर आप प्लॉट करते हो बच्चों टेबल. तो मैं टेबल को ना यहीं पर प्लॉट कर रहा हूँ बिकॉज माई पेज हैड एंडेड. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं वो टेबल को यहीं पेपर के साइड में प्लॉट कर रहा हूँ सो दैट कि आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओ इस पर्टिकुलर नंबर लाइन के साथ. सो टेबल आप बनाते हो ऐसे, उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं. सेक्शंस ध्यान से देख लो एक बार. यहाँ पर आप लिखते हो ऐट, यहाँ पर आप लिखते हो बच्चों साइन, और यहाँ पर आप लिखते हो मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा. सो ऐट आप लिखते हो इन नंबर्स के लिए 1 और 3. सो ऐट 1 और 3 जो साइन है 1 पर वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, 3 पर साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो जैसे आपने देखा प्लस से माइनस पर आ रहे हैं हम, प्लस से माइनस पर, तो यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमा होगा, तो यहाँ पर लिख दो मैक्सिमा. और आपको दिख रहा है भाई 3 पर हम माइनस से प्लस पर आ रहे हैं, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग पर, तो यहाँ पर होगा एक मिनिमा. तो यहाँ पर आप लिख दो बच्चों मिनिमा. ओके, सो आपको निकालनी थी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जो आपके पास फंक्शन है दैट इज़ ये वाला, इसके अंदर एक बार x की वैल्यू 1 पुट करोगे सो जो भी y की वैल्यू आएगी वही आपका मैक्सिमा होगा. और जब x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की. दैट्स योर आंसर. सो निकाल देते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. सो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, आप इस फंक्शन के अंदर x के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. सो 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15. सो 1 माइनस 6 होता है -5, -5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 इज़ प्लस 19. सो यहाँ पर आ गया आपका आंसर 19. सो 19 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन. अब देखते हैं बच्चों मिनिमम वैल्यू. सो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, x के प्लेस पर 3 पुट कर दोगे. सो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 होता है 54 प्लस 9 3 27 प्लस 15. सो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर प्लस 27 से माइनस 27
कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही प्लस हैं। ओके, सो 27 माइनस 54 इज इक्वल टू -27 होता है। क्यों? क्योंकि 27 2 54 होता है। सो -27 प्लस 27 प्लस 15, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 15। सो आपके पास 15 आ गई है, ये मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, और 19 इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। सो दैट्स योर आंसर। कि आपसे कोई पूछे भाई फाइंड दी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, तो आपने इस तरह से प्रोसीड करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि 19 आपका मैक्सिमा है, 15 आपका मिनिमा है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन था इसके टाइप का। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास x के 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं। लेट मी से यहाँ पर एक नंबर 5 और आ जाता इस तरह से। मान लेते हैं आपके पास x के प्लेस पर 5 और आता, और वहाँ पर क्या होता? प्लस से माइनस पर फंक्शन जा रहा होता, दैट इज़ वहाँ पर इंक्रीज़ होकर के डिक्रीज़ कर रहा होता। तो आप यहाँ पर लिखते कि 1 पर +2 माइनस मैक्सिमा, फिर आप लिखते लोकल मैक्सिमा, फिर आप मैक्सिमा नहीं लिखते, आप लिखते लोकल मैक्सिमा। 3 पर ये लिखते, 5 पर लिखते +2 माइनस, फिर लिखते लोकल मैक्सिमा। फिर आप क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक बार 1 पुट करते, तो जो भी आंसर आता वो देखते, फिर 5 पुट करते उसी इक्वेशन के अंदर, फिर जो आंसर आता उसको चेक करते, जो उन दोनों में से बड़ा होता वही आपका मैक्सिमा होता। बट यहाँ पर तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 पुट करोगे तो आंसर और छोटा आएगा 19 से, क्योंकि यहाँ पर 5 आपका वैसे भी पॉइंट ही नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट। सो देयरफॉर ऐसा क्वेश्चन आपको हम कल करवाएंगे जहाँ पर आपके पास 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पर लगातार साइन चेंज हो रहे हैं। और कल ही हम पढ़ेंगे बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं। दे आर बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चंस। ओके, दैट विल बी सॉल्विंग इन टुमारोज लेक्चर। बट आई वांट कि आप कल का लेक्चर देखने से पहले मेंस्यूरेशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, दैट इज़ एरिया, वॉल्यूम ऑफ सम 3D स्ट्रक्चर्स लाइक कोन, स्फेयर, सिलेंडर, वो सारे फॉर्मूलेज आप पढ़ करके आओ कल का लेक्चर देखने से पहले। सो फॉर टुडेज़ वीडियो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।